हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार। इतिहास श्रृंखला में आपका भरपूर स्वागत है। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की कैसे चल रही है? दोस्तों, वीडियो को शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे क्या हो मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। कल हमने देखा था चार्ल्स वुड डिस्पैच को, आज हम देखेंगे हंटर कमीशन। तो कल की वीडियो जो ना देखे हों वो जाके कल की वीडियो को देख लें, उसके बाद यहाँ पे आएँ, क्योंकि पीसीएस एग्ज़ाम 20 से नहीं पूरा ऊपर से नीचे तक चलता रहता है। तो यदि हमें मेंस की आंसर राइटिंग करनी होगी तो वहाँ पे हमें पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज अपनी क्लास की हंटर कमीशन। ये 1882-83 की बात है। 83 में उस समय जो वायसराय थे, इनका नाम था लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन या रिपन, कहीं कहीं रिपन लिखा रहता है, रिपन। ठीक, तो जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हंटर कमीशन आयोग का गठन किया गया। हंटर कमीशन हंटर कमीशन आयोग का गठन किया गया। इसके बाद जो इसका उद्देश्य क्या था, आइए इसको देखते हैं। तो उद्देश्य, या जो लॉर्ड रिपिन ने जो हंटर कमीशन का गठन किया था, इसमें जो इसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष को देख लेते हैं। अध्यक्ष थे डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर के कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू हंटर साहब। हंटर साहब ने जो सुझाव दिया, इन्होंने जो सिफारिश की थी, सिफारिश अपनी दी थी, उसमें प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। तो जो इसका उद्देश्य था वो प्राथमिक शिक्षा पर ही था। इस आयोग में प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया गया। लॉर्ड रिपिन साहब एक आयोग का गठन करते हैं जिसका नाम है हंटर आयोग। 1882-83 के आसपास इसका गठन किया जाता है। इसमें डब्ल्यू हंटर साहब को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है आयोग का। इन्होंने जब अपनी सिफारिश लॉर्ड रिपिन को सौंपी, जब प्रदान की, तो उस समय इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। और इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर बल देने के साथ साथ ये भी बताया कि प्राथमिक शिक्षा का जो विकास हो, जो स्तर हो, वो इनकी स्थानीय भाषा में की जानी चाहिए। तो आइए इसके उद्देश्यों को या इसकी सिफारिशों को देखते हैं। जो हंटर कमीशन है, इसकी सिफारिश क्या क्या थी, तो इसको नोट कर लेते हैं हम। इसकी पहली सिफारिश थी प्राथमिक शिक्षा को महत्व। जो इसकी पहली सिफारिश थी वो थी प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया गया। और दूसरा, इसी में स्थानीय भाषाओं पर प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। स्थानीय जो प्राथमिक शिक्षा हो, जो प्राथमिक ज्ञान हो, वो किसमें हो? स्थानीय भाषा में। तथा कुछ उपयोग जो स्थानीय भाषा है उनमें हो, उपयोगी विषयों में हो। इसके बाद जो इसका नियंत्रण है, जो ये गठन किया गया, जो प्राथमिक शिक्षा के बारे में हंटर साहब बता रहे हैं कि स्थानीय भाषा में, उपयोगी विषयों में हो, और इसका जो नियंत्रण हो वो किसमें हो? जिला बोर्ड में हो। नियंत्रण जिला या नगर बोर्ड में। जिला या नगर बोर्ड के पास इसका नियंत्रण हो। आयोग ने
प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा प्रेसिडेंसी नगरों अर्थात जहाँ पे अंग्रेज सैन्य अधिकारी या अंग्रेज अधिकारी रहते थे उसे प्रेसिडेंसी बोलते हैं। तो प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा भी इन्होंने कहा कि अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ इंग्लैंड की महिलाओं को, स्त्रियों को। उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंसी नगरों के बावजूद भी अन्य स्थानों पर महिलाओं की शिक्षा को जोर दे सरकार। इन्होंने खेद प्रकट किया था कि महिला शिक्षक पर यहाँ पे कोई विकास नहीं है, इस पर जोर देना चाहिए। इसके बाद महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो निजी प्रयत्न हैं, निजी प्रयत्न को प्रोत्साहन देने की बात कही थी। जो निजी प्रयत्न हैं, जैसे हम प्राइवेट स्कूल आज देखते हैं, तो वही निजी प्रयत्न होता है कि उन्होंने बताया था हंटर साहब ने कि जो निजी प्रयत्न हो वो उस पर सरकार प्रोत्साहन दे, जिससे कि लोगों को बढ़ावा मिले और लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो जाएं। इसी आधार पर 1882 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, पंजाब विश्वविद्यालय की। ये तो था लॉर्ड रिपन का कार्यकाल और हंटर कमीशन। इसके बाद एक कमीशन और बताते हैं, इसी वीडियो में ले लेते हैं। कमीशन को अलग अलग पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए भी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से छोटी परीक्षाओं में जो एग्ज़ाम आते हैं वहाँ पे भरपूर क्वेश्चन आते रहते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा था कि एक एक कमीशन, लेकिन काफ़ी छोटा वीडियो हो रहा है तो थोड़ा लंबा, कम से कम 15 से 20 मिनट का वीडियो बन जाए, इसीलिए एक कमीशन और इसी में एडजस्ट कर लेते हैं, रेलवे कमीशन। अगला है रेलवे कमीशन। रेलवे कमीशन ये 1904 की बात है। 1902 में रेलवे कमीशन का गठन किया गया। इस समय जो रेलवे कमीशन बना, यहाँ पे वायसराय मिलेंगे आप लोगों को, इनका नाम था लॉर्ड कर्जन साहब। लॉर्ड कर्जन साहब ने रेलवे कमीशन का गठन किया। रेलवे कमीशन ने 1904 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की सरकार को, और जो सुझाव इसने दिया उस सुझाव को आइए देखते हैं। इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि इसमें 2 भारतीय थे। इस कमीशन में 2 भारतीयों को सम्मिलित किया गया था। पहले थे, इनका नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी, और दूसरे जो थे इनका नाम था गुरुदास बनर्जी। तो रेलवे कमीशन में पहली बार 2 भारतीय शामिल किए गए। इसमें 2 भारतीयों में पहले थे सैयद हुसैन, एग्जामों में पूछा जाता है, और दूसरे थे गुरुदास बनर्जी। तो ये रेलवे कमीशन आया। रेलवे कमीशन ने 1904 में अपनी जो रिपोर्ट दी, प्रस्तुत की सरकार को। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इसके सुझावों को आइए एक नज़र डाल लेते हैं धीरे धीरे, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। और इस समय थे जो वायसराय थे, इनका नाम था लॉर्ड कर्जन साहब। लॉर्ड कर्जन ये थे वायसराय। इन्होंने ही रेलवे कमीशन का गठन किया था। इसे जो रेलवे कमीशन है, इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। रेलवे कमीशन को क्या कहा जाता है? विश्वविद्यालय आयोग। कभी कभी एग्जामिनर फंसाने के लिए दे देता है, तो ध्यान रखना, विश्वविद्यालय आयोग 1902। ठीक है, तो रेलवे कमीशन दे या विश्वविद्यालय आयोग की बात करें, दोनों एक ही है। क्वेश्चन में आता है कि जब विश्वविद्यालय आयोग या रेलवे कमीशन का गठन हुआ था तो वहाँ भारत में कौन से वायसराय या किसकी सरकार चल रही थी? तो ध्यान रखना,
लॉर्ड कर्जन की यहाँ पे सरकार चल रही थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस आयोग में जो 2 भारतीय लिए गए थे उनका नाम क्या था, या पहला ऐसा कौन सा आयोग है शिक्षा के क्षेत्र में जिसमें 2 भारतीय सम्मिलित किए गए। तो ध्यान रखना 2 भारतीय थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरे थे गुरदास बनर्जी साहब। आइए देखते हैं विश्वविद्यालय आयोग की जो सिफारिशें थी, जो इसके प्रावधान थे। 1 मिनट देखते हैं कहाँ तक आ रहा है। ठीक, अब ये आएगा पूरा यहाँ तक। आइए, पहला था, इस प्रावधान के द्वारा सरकारी जो अशासकीय कॉलेज थे इसमें सरकारी नियंत्रण जो था वो काफ़ी मजबूत हो गया, क्योंकि अशासकीय कॉलेज जो थे ये निजी तौर पे आते थे, इसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता था। इस आयोग के गठन के बाद, इस आयोग की रिपोर्ट के बाद 1904 के बाद क्या हुआ, अशासकीय कॉलेजों पर सरकार की पकड़ मजबूत हुई। पहला सुझाव तो यही था, सरकार की पकड़ मजबूत हुई। उसके बाद गवर्नर जनरल जो थे वो विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा को निर्धारित करने का उनको अधिकार मिल गया। जो विश्वविद्यालय आयोग था, जो उसकी सीमा थी, विश्वविद्यालय आयोग के बाद जो विश्वविद्यालयों की सीमा थी उस पर हस्तक्षेप का अधिकार किसको हो गया, वायसराय को हो गया, या लॉर्ड बोल रहा हूँ, गवर्नर जनरल को इसका अधिकार मिल जाता है। इस आयोग के बाद जो इसकी सीमा का निर्धारण होगा, क्षेत्रीय सीमा का, वो इस आयोग के बाद इसका निर्धारण पर अधिकार इसको मिल जाएगा। किसको मिल जाएगा, तो मिल जाएगा वायसराय को। इसके बाद इसी में देखते हैं विश्वविद्यालय के जो उप सदस्य थे इनकी संख्या भी निर्धारित कर दी गई। जो विश्वविद्यालय के सदस्य होते थे, उप सदस्य, इनकी संख्या निर्धारित कर दी गई और यह भी बताया गया कि इसमें 50 से कम नहीं होने चाहिए और 100 से अधिक, लगभग 50 और 100 के बीच में जो सदस्य हों, 50 और 100 के बीच में होने चाहिए। सदस्यों की संख्या 50 से 100 के बीच, अर्थात 50 से कम नहीं और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये विश्वविद्यालय आयोग ने अपनी सिफारिशें दी थी। इससे भी क्या हो गया कि सरकार की पकड़ जो थी और मजबूत होती दिख रही थी इसके कारण। नहीं तो पहले क्या होता था, बहुत सारे सदस्य मिल जाते थे, 100, 50, 200, 400 लोग, लेकिन इसमें इनकी सीमा निर्धारित की गई और इनका जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल भी निर्धारित कर दिया गया। इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष निर्धारित कर दिया गया इस आयोग के रेलवे कमीशन के बाद। इसके बाद जो उप सदस्य होंगे उनका चुनाव होगा। ये चुनाव सरकार खुद करेगी। तो ये वही बता रहे हैं कि उप सदस्यों का चुनाव सरकार द्वारा किया जाएगा या सरकार द्वारा चुने जाएंगे कौन, उप सदस्य। इस कमीशन में कहा गया कि विश्वविद्यालय में शोध के लिए, शोध मतलब कि जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के लिए या शोध के लिए तथा सरकारी अध्ययन के लिए, शोध और सरकारी अध्ययन के लिए प्रोफेसरों की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी चाहिए। इस आयोग ने बताया जो 1904 में, इसमें इन्होंने कहा कि शोध के लिए और सरकारी अध्ययन के लिए प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके बाद लॉर्ड कर्जन के समय में ही एक विभाग जिसका नाम है कृषि विभाग, एक विभाग और आता है जिसका नाम है पुरातत्व विभाग, उत्खनन वाला, खुदाई वाला विभाग, इसे बोलते हैं पुरातत्व विभाग। ये 2 विभाग बने। इन दोनों विभागों की स्थापना किसके समय में की गई, तो लॉर्ड कर्जन साहब के समय में ही दोनों विभागों की स्थापना भी कर दी जाती है। 1904 में प्राचीन स्मारकों से अभिलेख संरक्षण अधिनियम आया। 1904 में प्राचीन इमारत और
इसी के साथ साथ अभिलेख संरक्षण, ये अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के ही समय में लाया गया और इसी समय लॉर्ड कर्जन के समय में ही पारित कर दिया गया। 1902 के आसपास ये आया था। प्राचीन इमारत और अभिलेख संरक्षण संबंधी जो अधिनियम है 1904 में इसे पारित कर दिया गया। ठीक है। इसी के समय में शिक्षा के महानिदेशकों की भी नियुक्ति की गई। शिक्षा के जो महानिदेशक होते थे, शिक्षा महानिदेशकों की नियुक्ति कब की गई, क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो लॉर्ड कर्जन के समय में की गई। किस अधिनियम के तहत, तो रेले कमीशन 1902 अधिनियम के तहत या विश्वविद्यालय आयोग 1902 के तहत इसकी नियुक्ति की गई शिक्षा महानिदेशक की। और पहले जो शिक्षा महानिदेशक थे उनका नाम था H.W. ऑरेंज, ये पहले महानिदेशक हुए। तो ध्यान रखना, शिक्षा के जो पहले महानिदेशक थे वो H.W. ऑरेंज साहब थे। आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कल पिछले वीडियो में 400 डिस्पैच की बात की गई। 400 डिस्पैच में 3 प्रेसिडेंसी थी, मुंबई, मद्रास और बंगाल। इन तीनों प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। इसके बाद आता है लॉर्ड रिपन के समय में हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जब आता है 1983-82 के आसपास, उस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो W.W. हंटर साहब हुए। W.W. हंटर साहब ने जो सुझाव दिया अपने आयोग के, वो अपनी सिफारिशें दी, वो इस प्रकार हैं। प्राथमिक शिक्षा को इन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा जो भी हो वो महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित हो तथा वहाँ के स्थानीय भाषाओं पर आधारित हो। इन्होंने एक और सुझाव दिया कि प्रेसिडेंसियों महानगरों को छोड़ दिया जाए तो जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा का कोई स्थान भारत में नहीं है, उन्हें शिक्षा का महत्व नहीं दिया गया है। इन्होंने बताया, इसका खेद में प्रकट किया, इसका दुख प्रकट किया। इन्होंने बताया कि महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, प्रेसिडेंसियों के अलावा अन्य जगहों पर महिला शिक्षा के लिए कॉलेज, स्कूल, विद्यालय आदि खोले जाएं। 1982 में इसी के तहत आयोग के बाद आने के बाद एक विद्यालय की स्थापना की जाती है, पंजाब विश्वविद्यालय की। इसके बाद आता है रेले कमीशन। रेले कमीशन या विश्वविद्यालय कमीशन 1902 में लाया गया। इसके जो अध्यक्ष थे इनका नाम था, रेले कमीशन में 2 भारतीय, रेले कमीशन का गठन जो किया था वो लॉर्ड कर्जन साहब ने किया था। इसमें 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी साहब भी शामिल थे इनके सदस्यों में, इस आयोग के सदस्यों में। इस आयोग में जो सदस्यों की उप सदस्य थे, विश्वविद्यालय में जो सदस्य होते हैं इनकी संख्या निर्धारित कर दी गई, ये 50 से 100 के बीच होनी चाहिए। इसके बाद इसी आयोग के तहत जो अशासकीय कॉलेज थे उन पर सरकारी नियंत्रण जो था वो मजबूत कर दिया गया। इन्होंने अपनी जो इनकी सिफारिशें आई, इन्होंने बताया कि शोध या सरकारी अध्ययनों के लिए प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी चाहिए विश्वविद्यालयों में। कृषि विभाग और पुरातत्व विभाग की स्थापना की जानी चाहिए और की भी गई। 1902 में सिफारिश की गई थी, 1904 में ये दोनों विभाग आए, अस्तित्व में आ गए। 1904 में 2 के आसपास एक अधिनियम और आया था, प्राचीन इमारत और अभिलेख संरक्षण अधिनियम 1902 3। उसके बाद 1904 में इसे पारित कर दिया गया, जो प्राचीन इमारत और अभिलेख संरक्षण संबंधी अधिनियम थे। और इसी समय शिक्षा के महानिदेशक की पहली बार नियुक्ति की गई, जिसमें H.W. ऑरेंज शिक्षा के महानिदेशक, पहले शिक्षा के महानिदेशक बनते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी हमारी जो ये शिक्षा पर बात चल रही है वो भी समाप्त नहीं हुई, धीरे धीरे अगर एक साथ बनाते जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जाएगा। अभी सैडलर आयोग के बाद हरडोग समिति, सार्जेंट योजना, ये 3 और बचे हैं। इन तीनों को धीरे धीरे हम पढ़ लेंगे। सैडलर आयोग थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी सब कुछ सिंपल में 1-2 वीडियो आएंगे। एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, 2 वीडियो छोटे छोटे
ला दिए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद शेयर कर दिया कीजिए, जिससे क्या हो, आप लोगों की एक लाइक और एक शेयर हमारा हौसला बढ़ाता है। तो हम जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत करते जाइए हमारे साथ साथ, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मेरा वादा है। सिर्फ मैं जितना कर रहा हूँ उतना ही कर लीजिए बस। मैं पूरा कंटेंट, पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे सारे बच्चे सफल हों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।